कपिल सिब्बल अपनी तरह से दलीलें देते रहे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही ताकतवर ईडी को और खतरनाक बना दिया। मतलब ईडी पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने अपने नए फैसले में कहा, रिश्वत लेना मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक अपराध है। इस तरह के मामलों में ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत एक्शन ले सकती है। अभी तक करप्शन के मामलों में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम की बेंच ने तमिलनाडु से जुड़े भ्रष्टाचार के मुद्दे में ये फैसला सुनाया। अदालत डीएमके विधायक और तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी के खिलाफ दर्ज केस की सुनवाई कर रही थी। उन पर आरोप है कि 2011-15 के बीच स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में हुई भर्तियों के मामलों में रिश्वत ली गई थी। ये रकम उन लोगों से ली गई थी जो नौकरी हासिल करना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिर से जांच का आदेश भी दिया। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने सेंथिल के खिलाफ ईडी की जांच पर स्टे लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। जस्टिस राम सुब्रमण्यम ने फैसले में कहा, यह पता लगाने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत लेता है तो वो अपराध करता है। उसके बाद जस्टिस ने मनी लॉन्ड्रिंग के सेक्शन 3 की परिभाषा बताई। उनका कहना था कि इसके 3 हिस्से हैं, पर्सन, प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी, प्रोडक्ट। उन्होंने फैसले में लिखा कि पर्सन और प्रोसेस को लेकर कहीं कोई शक नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट के लिए सेक्शन को समझने की जरूरत है। जस्टिस ने कहा कि सेक्शन 3 में अपराध की 6 तरह की आपराधिक गतिविधियां बताई गई हैं। ये कंसीलमेंट, पोजेशन, एक्विजिशन, यूज, प्रोजेक्टिंग एज अनअटेंटेड मनी, क्लेमिंग एज अनअटेंटेड मनी है। इसमें तीसरी गतिविधि कुछ भी हासिल करने से जुड़ी है। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट रिश्वत की रकम लेता है तो वो तीसरी गतिविधि के तहत आरोपी ठहराया जा सकता है, लिहाजा उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अगर वो रिश्वत की रकम को अपने पास नहीं रखकर उसका इस्तेमाल भी करता है तो वो भी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोपी ठहराया जा सकता है, क्योंकि 6 तरह की आपराधिक गतिविधियों में यूज भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों ने अपने तरीके से ईडी के दायरे पर दलीलें दी। कपिल सिब्बल का कहना था कि करप्शन से हासिल की गई रकम से अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है तो मनी लॉन्ड्रिंग के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि ऐसे मामलों में ईडी की जांच पर हैरत नहीं होनी चाहिए। अपराध हुआ और उससे पैसा भी अर्जित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दे दिया है। हाईकोर्ट ने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने कोर्ट से अपने पहले के आदेश को वापस लेने की अपील की थी। हाईकोर्ट ने सिर्फ याचिका ही खारिज नहीं की, बल्कि अदालत का वक्त बर्बाद करने के कारण अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख का जुर्माना भी ठोक दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब सीबीआई और ईडी अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर पाएगी, क्योंकि अब तक अभिषेक बनर्जी तरह तरह के बहाने बनाकर जांच एजेंसीज के सामने पेश होने से बचते रहे हैं। इस आदेश में कहा गया था कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियां शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती हैं। जस्टिस अमृता सिन्हा ने याचिका खारिज करते हुए अभिषेक बनर्जी पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सिन्हा ने इतना ही जुर्माना कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए कुंतल घोष पर भी लगाया है। घोष पश्चिम बंगाल के सरकारी एवं सहायता प्राप्त स्कूलों में भर्तियों में कथित अनियमितता को लेकर सीबीआई की हिरासत में है। स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी के उम्मीदवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील फिरदौस शमीन ने कहा कि एकल न्यायाधीश की पीठ ने न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय द्वारा पारित पिछले आदेश को वापस लेने की मांग करने वाली अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दोनों पर अदालत की कीमती समय को बर्बाद करने के लिए 25-25 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि अब अभिषेक बनर्जी से पूछताछ में सीबीआई और ईडी के लिए कोई बाधा नहीं है। यदि वह जांच एजेंसीज के साथ सहयोग नहीं कर सकते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई भी की जा सकेगी। घोष की ओर से की गई शिकायत के बाद अभिषेक बनर्जी का नाम सामने आया था। घोष ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि केंद्रीय एजेंसियां भर्ती के मामले में अभिषेक बनर्जी का नाम लेने पर उन पर दबाव बना रही हैं। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने 13 अप्रैल के आदेश में कहा था कि केंद्रीय एजेंसियां घोष के साथ साथ अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर सकती हैं। डायमंड हार्बर से टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी और उनके वकील ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की ओर से एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कथित रूप से टीएमसी नेता के खिलाफ टिप्पणी की थी।
उच्चतम न्यायालय के 28 अप्रैल के आदेश पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने 2 मामलों सोमेन नंदी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और रमेश मलिक बनाम पश्चिम बंगाल राज्य को न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की कोर्ट से वापस लेकर न्यायमूर्ति सिन्हा को सौंप दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। दिल्ली की नौकरशाही पर नियंत्रण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल सब कुछ बदल डालूंगा वाले मोड में हैं। लेकिन ऐसा कर पाना उनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि एलजी अभी भी कामकाज में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है और केंद्र सरकार दिल्ली के आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। थोड़े बहुत बदलाव तो केजरीवाल कर सकते हैं, लेकिन मुख्य सचिव नरेश कुमार की जगह पीके गुप्ता को बनाने का सपना अधूरा ही रह सकता है, क्योंकि मुख्य सचिव की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और वह दिल्ली सरकार की बातों को मानने के लिए बाध्य नहीं है। केंद्र और दिल्ली के बीच की तनातनी से दिल्ली में तैनात अधिकारियों के बीच हड़कंप की स्थिति है। अधिकारियों में बेचैनी की स्थिति इसलिए है कि सीएम ने अदालत का फैसला आने के बाद कहा था कि दिल्ली सरकार की बात नहीं मानने वाले अधिकारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। खास बात ये कि सीएम केजरीवाल अपने बयान पर अमल करते हुए पहले सेवा विभाग के सचिव को बदलने का फैसला लिया और अब दिल्ली के मुख्य सचिव को बदलने का संकेत दे रहे हैं। यही वजह है कि अधिकांश अधिकारी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। ऐसा इसलिए कि अधिकारियों के सामने धर्म संकट है कि अगर वो केंद्र सरकार की बात मानते हैं तो सीएम केजरीवाल नाराज हो जाएंगे और अगर दिल्ली सरकार के आदेशों को अमल करते हैं तो एलजी और गृह मंत्रालय का कोपभाजन का शिकार होना पड़ेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से स्थिति स्पष्ट है, लेकिन संशोधित GACTD एक्ट की आड़ में एलजी विनय सक्सेना अभी भी दिल्ली सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप करने की स्थिति में है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के एक अन्य फैसले के मुताबिक अब किसी भी श्रेणी के कर्मचारी को लेकर कोई भी आदेश मुख्य सचिव या सेवा विभाग के सचिव बिना प्रभारी मंत्री की मंजूरी के नहीं करेंगे। बता दें कि इसे लेकर कई बार सरकार और अधिकारियों के बीच विवाद भी रहा है। इसके बावजूद सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर दनादन फैसले कर रहे हैं। सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल सरकार निशाने पर सेवा विभाग के सचिव आशीष मौर्य आए। उन्होंने सचिव पद से हटाए जाने के बाद अपने फोन को बंद कर लिया था। हालांकि नोटिस जारी होने के बाद उन्होंने मंत्री के आदेशानुसार काम करने पर अपनी सहमति जता दी। अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार को बदलने का फैसला लिया है। उनकी जगह IAS पीके गुप्ता को मुख्य सचिव बनाए जाने का प्रस्ताव एलजी के पास भेजा गया। साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि वो अपनी सहमति दे देंगे। यदि केंद्र सरकार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील को स्वीकार करती है तो पीके गुप्ता नरेश कुमार के स्थान पर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बनेंगे। 8 दिन पहले शीर्ष अदालत का फैसला आने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने अपने 1.5 साल में दिल्ली की जनता के काम को रोका हुआ है। मोहल्ला क्लिनिक और अस्पतालों में दवाइयां बंद करा दी गई हैं। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट रोककर कई जगहों पर पानी की आपूर्ति बंद कराने में अहम भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने बुजुर्गों की पेंशन तक पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा था कि ऐसे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अब अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। उनके इस बयान से साफ है कि सेवा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी दिल्ली सरकार के निशाने पर हैं। दूसरी तरफ इस मामले पर कानून के जानकारों का कहना है कि दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि दिल्ली का दूसरे पूर्ण राज्यों की तरह IAS अधिकारियों का अपना कैडर नहीं है। दिल्ली में सेवा देने वाले अधिकारियों को AGMUT कैडर से लाया जाता है, जो कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ही अधीन आता है। MHA से ही उनकी एक जगह से दूसरे जगह पर पोस्टिंग होती है। ऐसे में केंद्र सरकार चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति के लिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अपील को मानने के लिए बाध्य नहीं है। रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। बेंगलुरु में कांग्रेस का मीना बाजार लगने वाला है, लेकिन इस बाजार में वही पुराने कस्टमर्स होंगे जो हरदम आते जाते रहते हैं। असल में शपथ ग्रहण समारोह के बहाने कांग्रेस विपक्षी एकता की तस्वीर दिखाना चाहती है। ऐसी ही तस्वीर कांग्रेस ने 2018 में भी दिखाई थी, लेकिन कांग्रेस के इस सियासी शो से पहले नवीन पटनायक कुछ ऐसा कह गए कि कांग्रेस का रंग ही फीका पड़ गया और विपक्ष को साधने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार से लेकर ममता बनर्जी तक को गहरा झटका लगा। नवीन पटनायक ने अपने हिसाब से 2024 के लोकसभा चुनावों की भविष्यवाणी कर दी है।
ये भविष्यवाणी कांग्रेस सहित विपक्ष के अरमानों पर पानी फेरने वाला है। असल में पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस की लॉन्चिंग और पुरी कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना के शिलान्यास के मौके पर नवीन पटनायक ने ये भविष्यवाणी इशारों में की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से वर्चुअली जुड़े थे, जबकि ओडिशा के राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सशरीर उपस्थित रहे। नवीन पटनायक ने इस मौके पर उम्मीद जताई कि पीएम मोदी समुद्र के किनारे प्रस्तावित पुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए अगले 4 वर्षों के भीतर एक बार फिर से टेम्पल सिटी का दौरा करेंगे। नवीन पटनायक ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपके समर्थन और सहयोग से 3 से 4 साल के भीतर यह हवाई अड्डा तैयार हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री पुरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने के लिए श्री क्षेत्र आएंगे। उनका ये बयान प्रमुख गैर बीजेपी दलों द्वारा अगले लोकसभा चुनाव में सभी को एक मंच पर लाने के प्रयासों की पृष्ठभूमि में आया है। विशेष रूप से कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद ममता बनर्जी और नीतीश कुमार ने हाल ही में ओडिशा में नवीन पटनायक से मुलाकात की थी, जिसे 2024 के लिए विपक्षी एकता हासिल करने के उद्देश्य से एक आउटरीच के रूप में देखा गया। लेकिन 11 मई को नई दिल्ली में पुरी हवाई अड्डा परियोजना पर चर्चा करने के लिए पीएम मोदी से मुलाकात के बाद नवीन पटनायक ने घोषणा की कि वह किसी तीसरे मोर्चे का हिस्सा नहीं होंगे और उनकी पार्टी बीजेडी 2024 के आम चुनाव में अकेले लड़ेगी। नवीन पटनायक ने ओडिशा में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी के साथ प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अपनी विस्तृत चर्चा का जिक्र किया। उन्होंने वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत को भारत में बुलेट ट्रेन लाने के सपने को पूरा करने की दिशा में एक और कदम बताया। पुरी हावड़ा वंदे भारत अपनी सीरीज की देश की 17वीं ट्रेन है, जिसमें 16 कोचेस होंगे। ये ट्रेन पुरी से हावड़ा की दूरी 6.5 घंटे में पूरा करेगी। पुरी से खुलने के बाद खड़गपुर, भद्रक, बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा स्टेशन पर रुकते हुए हावड़ा में टर्मिनेट होगी। पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई सालों से जारी है। गहलोत कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं और पायलट कुर्सी छीनना चाहते हैं। इसी खेल का नतीजा अब कांग्रेस को दिखने लगा है। विधानसभा चुनावों के करीब आते ही कांग्रेस में भगदड़ मचनी शुरू हो गई है। कांग्रेस को सबसे पहला और बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में चले गए। महरिया 1999 के चुनाव में सीकर से कांग्रेस के दिग्गज नेता डॉक्टर बलराम जाखड़ को हराकर बीजेपी के आंखों के तारा बन गए। वह 3 बार सीकर से सांसद रहे। तत्कालीन पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने महरिया को कांग्रेस में लाने में अहम भूमिका निभाई थी। माना जा रहा है कि बीजेपी महरिया को विधानसभा चुनाव में टिकट देगी। चर्चा है कि महरिया पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी से 3 बार के सांसद सुभाष महरिया 19 मई को अपने समर्थकों के साथ फिर से भाजपा में शामिल हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री विधानसभा चुनाव से पूर्व एक बार फिर से भाजपा में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करेंगे। महरिया अक्टूबर 1999 से जनवरी 2023 तक ग्रामीण विकास विभाग और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में जनवरी 2003 से 4 तक उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री थे। महरिया भाजपा के टिकट पर 1998 से 2009 तक सीकर से 3 बार लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर महरिया ने 2014 के लोकसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा। चुनाव में हार के कुछ समय बाद ही तत्कालीन एआईसीसी के प्रभारी महासचिव गुरदास कामत, पीसीसी प्रमुख सचिन पायलट और पूर्व पीसीसी प्रमुख नारायण सिंह ने महरिया को कांग्रेस में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में महरिया को कांग्रेस की तरफ से सांसद का प्रत्याशी बनाया गया था। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी ने महरिया से किनारा कर लिया। लोकसभा चुनाव 1996 में कांग्रेस के डॉक्टर हरि सिंह ने महरिया को पहले चुनाव में हार का मुंह दिखाया था। डॉक्टर हरि सिंह ने बीजेपी के सुभाष महरिया को 38,000 मतों से पराजित किया था, लेकिन महरिया ने 2 साल बाद ही 1998 के लोकसभा चुनाव में डॉक्टर हरि सिंह से अपनी हार का बदला ले लिया। इस चुनाव में बीजेपी के महरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर सिंह को 41,322 वोटों से हराया। इसके बाद महरिया ने 1999 में कांग्रेस के डॉक्टर बलराम जाखड़ को 28,173 मतों से हराया। 2004 में सुभाष महरिया ने फिर तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष नारायण सिंह को 54,683 मतों से शिकस्त दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
सत्येंद्र जैन तिहाड़ में टाइम पास करने के लिए कभी मालिश करवाते हैं तो कभी दिल बहलाने के लिए कैदियों को सेल में बुला लेते हैं। कुछ वैसे ही शराब घोटाला मामले में बंद डिप्लोमाधारी मनीष सिसोदिया टाइम पास करने के लिए पत्र वगैरह लिखते हैं और उस पत्र को अरविंद केजरीवाल राष्ट्र के नाम संदेश बताकर ट्विटर पर शेयर कर रहे हैं। ऐसा ही एक कवितानुमा पत्र मनीष सिसोदिया ने लिखा तो केजरीवाल ने ट्विटर पर जारी कर दिया। बिना किसी डिग्री के दिल्ली के शिक्षा मंत्री बन बैठे मनीष सिसोदिया ने इस पत्र में शिक्षा और किताबों को लेकर अपना ज्ञान बघारा तो सोशल मीडिया पर लोगों ने उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया। मनीष सिसोदिया ने अपनी कविता की शुरुआत में लिखा कि अगर हर गरीब को मिली किताब तो नफरत की आंधी कौन फैलाएगा, सबके हाथों को मिल गया काम तो सड़कों पर तलवारें कौन लहराएगा, अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा तो चौथी पास राजा का राजमहल हिल जाएगा। मनीष सिसोदिया की इस कविता को ग्राफिक्स के जरिए बनाया गया है। पत्र को शेयर कर सीएम केजरीवाल ने लिखा कि जेल से मनीष जी का पत्र। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, जेल के अंदर अभी तक मसाज की व्यवस्था थी परंतु अब तो ग्राफिक डिजाइनर की भी व्यवस्था हो गई है क्या। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सत्येंद्र जैन नहीं लिखते, बस पूछ रहा हूँ। एक यूजर ने लिखा कि पूर्व शराब मंत्री जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, जिसको कोर्ट जमानत इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि उसने घोटाला किया, वो व्यक्ति शिक्षा पर ज्ञान दे रहा है। एक अन्य यूजर ने लिखा कि सबूत दिखाओ, ये पत्र मनीष सिसोदिया ने ही लिखा है। एक अन्य यूजर ने लिखा, अरे भाई ये पत्र नहीं कविता है, पोस्ट करने के पहले खुद भी तो पढ़ लीजिए एक बार केजरीवाल जी। मनीष सिसोदिया ने इससे पहले भी तिहाड़ जेल से पत्र लिखे हैं। पत्र के जरिए मनीष सिसोदिया केंद्र सरकार और भाजपा पर हमला करते रहे हैं। इस पत्र के जरिए भी उन्होंने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है। कविता के अंत में सिसोदिया ने लिखा कि जेल भेजो या फांसी दे दो, ये कारवां रुक नहीं पाएगा, अगर पढ़ गया हर गरीब का बच्चा राजमहल तुम्हारा छिन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। मोदी सरनेम मामले में अपने सांसदी और बंगला दोनों गंवाकर बैठे राहुल गांधी के लिए अमित शाह पर की गई टिप्पणी बड़ी मुसीबत बन सकती है। झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को झटका देते हुए अदालती कार्रवाई पर लगी रोक हटा दी है और साथ ही राहुल गांधी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश भी कोर्ट ने वापस ले लिया है। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने इस मामले में ग्रीष्मावकाश के बाद सुनवाई तय की है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से जवाब के लिए फिर समय की मांग की गई थी, लेकिन अदालत ने इस पर आग्रह नहीं माना। अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज किया गया था। इसी पर संज्ञान लेते हुए निचली अदालत ने राहुल के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। वारंट के खिलाफ राहुल गांधी हाईकोर्ट पहुंचे थे और निचली अदालत की सभी प्रक्रिया रद्द करने के लिए याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाई थी और उनके खिलाफ कोई पीड़क कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। मामले में अदालत ने राहुल गांधी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था, लेकिन राहुल की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए हर बार समय की मांग की जा रही थी। साथ ही अदालत से अंतरिम आदेश जारी रखने का आग्रह किया जाता रहा। भाजपा नेता प्रताप कुमार ने शिकायतवाद दायर कर कहा था कि राहुल गांधी के बयान से पार्टी को आघात पहुंचा है। वे भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इसलिए उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। शिकायतवाद में कहा गया है कि राहुल गांधी ने 2018 में कांग्रेस के अधिवेशन में कहा था कि भाजपा एक हत्या के आरोपी को अपना अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन कांग्रेस में ऐसा कभी नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कर्नाटक में शपथ ग्रहण से पहले कांग्रेस पर ग्रहण लग गया। कांग्रेस के लिए पहली बुरी खबर राजस्थान से आई, जहां पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महारिया इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए। इसके बाद ममता बनर्जी ने कांग्रेस से दूरी बना ली और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि ममता बनर्जी अपनी जगह काकोली घोष दस्तीदार को खाना पूर्ति के लिए भेजेंगी। इसके बाद पड़ोसी राज्य तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने ऐसा कर दिया कि शपथ ग्रहण समारोह का पूरा मजा ही किरकिरा हो गया। कांग्रेस ने सिद्धरमैया मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए अपनी पसंद के नेताओं को आमंत्रित किया है। नेताओं और विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस ने नहीं बुलाया। इसमें तेलंगाना के सीएम केसीआर और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। केसीआर को निमंत्रण न भेजे जाने को लेकर राजनीतिक टकराव की बातें सामने आने लगी हैं और साथ ही विपक्षी एकता वाली जिस दीवार को बीजेपी ने विजय रथ के सामने खड़ा करने की योजना की थी, उसमें भी दरार दिखाई दे रही है। अब केसीआर ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। केसीआर ने कहा कि हाल ही में आपने कर्नाटक चुनाव देखा है, बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई। कोई जीत गया, कोई हार गया, लेकिन क्या बदलेगा? क्या कोई बदलाव होगा? नहीं, कुछ बदलने वाला नहीं है।
पिछले 75 सालों से ये कहानी दोहराती रही है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। उन्होंने कांग्रेस को लेकर ये तंज किया और अब वे इशारों में कह रहे हैं कि कर्नाटक में कुछ भी बदलने वाला नहीं है। केसीआर का ये तंज ऐसे समय में सामने आया जब लोकसभा चुनाव को महज 1 साल बचे हैं और विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में जुटे हैं और इन सभी का एक लक्ष्य ये है कि बीजेपी को हराना है। ऐसी ही बात केसीआर अपने हाल ही में किए गए कई राजनीतिक दौरों में कह चुके हैं। बीते दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भी बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होने की बात कही थी। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद कांग्रेस विपक्षी एकता से जुड़े इस अभियान में और तेजी से जुट गई है। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।